सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 2 तीन बुद्धिमान के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यह पाठ पढ़ा था, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले पाठ से प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लोक कथा में पिताजी ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। धन संचय का मतलब होता है धन इकट्ठा करने के लिए कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शन देखिए, खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना। दूसरा, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तीसरा, ऊंट का व्यापार करना। चौथा, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। लोक कथान में पिताजी ने जो धन संचय की बात कही है, वो धन इकट्ठा करने की बात नहीं कही। वो पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि, तेज दिमाग होने की बात कही है। वह कहते हैं कि आपकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए, कोई भी चीज आपकी नजर से नहीं बचनी चाहिए और आपकी तीव्र बुद्धि का विकास होना चाहिए। तो वह बात करते हैं पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन 1, बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। ऑप्शन 2, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3, किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ऑप्शन 4, ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, ध्यान से समझिए इस पाठ में क्या बताया गया है कि किसी भी समस्या को जानने के लिए और उसे सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि आसपास क्या हो रहा है, समझना जरूरी है क्यों हो रहा है। उसी के बाद हम सही तरीके से समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। तो इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? क्यों उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया? ऑप्शन देखिए, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था। करेक्ट, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बात जो दी थी उसके लिए करेक्ट तर्क दिए थे, करेक्ट कारण बताए थे, रीजन बताए थे, तो यही कारण है। दूसरा ऑप्शन देखिए, राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। ऐसा नहीं था, राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह नहीं था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी, वो भी नहीं था, राजा ने ऐसा कुछ जांच नहीं किया था। ऑप्शन 4, भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। बिल्कुल गलत, भाइयों ने राजा को अपनी बात में नहीं उलझाया था। ऑप्शन 1 इज करेक्ट कि भाइयों ने अपनी बात के साथ सही तर्क प्रस्तुत किए थे, इसीलिए राजा को भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। इन्होंने प्रश्न कहा है, पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छुपा है? वो कौन सी बात आपको बताना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं वो आपको? दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है? नहीं, इट्स रॉन्ग ऑप्शन कि दोषी को दंड देना ही समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरा ऑप्शन, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। क्या ये करेक्ट है? यस, कि जब तक अच्छी तरह जांच नहीं कर लोगे तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब तक आपने देखा ही नहीं, जांच नहीं की, तो आपको कैसे किसी को अपराधी मान सकते हैं? तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन उसके बाद भी हम तीसरा और चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या पता वो भी करेक्ट हो या गलत हो। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर राजा गलत बात कह रहा है तो आप गलत बात को गलत भी कह सकते हैं।
ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है। किसी की बुद्धि का उपयोग क्यों करना चाहिए? आप अपनी बुद्धि को इतना तेज बनाइए, आप चीजों का निरीक्षण इतने अच्छे से कीजिए कि आप किसी भी समस्या का समाधान कर सके। तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगला प्रश्न, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उत्तर चुनता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब आप उन्हें ये बताइए कि आपके यही उत्तर क्यों है। देखिए ऑप्शन, पिता के कथन का अर्थ यह है कि पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास होना ताकि जीवन की किसी भी स्थिति का समझदारी से सामना किया जा सके। बिल्कुल करेक्ट है कि पैनी दृष्टि और बुद्धि का विकास होना चाहिए। आपकी बुद्धि तेज होनी चाहिए कि जीवन में आप किसी भी स्थिति का समझदारी से सामना कर सके। तीनों भाइयों ने ऊंट को देखे बिना ही अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करके उसके बारे में सही अनुमान लगाया। इससे पता चलता है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए ध्यान पूर्वक निरीक्षण और बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है। यस, उनके इस कार्य से यह पता चलता है कि ध्यान पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। अच्छे से निरीक्षण करने के बाद ही किसी आप निर्णय पर पहुंच सकते हैं। मेरी दृष्टि में राजा ने तीनों भाइयों पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि उन्होंने अपने कथन को तर्क और उचित कारणों के साथ प्रस्तुत किया था। करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सही तर्क दिए थे इसीलिए राजा ने उनकी बात पर भरोसा किया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। मेरे अनुसार राजा के निर्णय में यह संदेश छिपा था कि बिना पूरी जांच पड़ताल किए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से निर्दोष व्यक्ति को दंड मिल सकता है। इसीलिए पहले अच्छे से निरीक्षण कीजिए, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचिए। तो जितने उत्तर हमने अब तक चुने हैं वो सभी उत्तर सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। आपको पाठ की कुछ लाइंस दी हुई हैं, आप उनका अर्थ समझेंगे और अपने समूह में साझा करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। क, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 न रहोगे। ये दो वाक्य इस कहानी में है, तो बताइए इसका क्या अर्थ है। उन्होंने कहा रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। पैनी दृष्टि मतलब कि आप अच्छे से निरीक्षण कर रहे हैं, चीजों का ध्यान से देखकर उसको समझ रहे हैं। तीव्र बुद्धि होगी, तेज दिमाग होगा। तो ऐसे में तुम अपनी बुद्धिमानी, समझदारी और सूझबूझ पर ध्यान दीजिए क्योंकि वास्तविक धन वही है और अगर आपने वह धन इकट्ठा कर लिया तो आप किसी से भी कम नहीं होंगे। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, तुम रुपयों पैसों का नहीं बल्कि बुद्धिमानी, समझदारी और सूझबूझ पर ध्यान दोगे। तुम्हारा ध्यान धन पर नहीं बल्कि उस समझ पर होगा जो हर समस्या का समाधान खोज सकती है। इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है। तो उनके पिताजी ने यही समझाने का प्रयास किया कि धन, दौलत, सोना, चांदी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सूझबूझ। वास्तविक संपत्ति यही है। ख देखिए, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। इस पंक्ति में कवि ने यह कहा है कि हर वस्तु और स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। इट मीन्स अपनी पैनी दृष्टि से किसी भी समस्या का पूर्णतः निरीक्षण कीजिए। देखिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और कोई एक भी चीज तुम्हारी आंखों से बच ना पाए।
किसी भी वस्तु या परिस्थिति को पूरी तरह समझने, जानने और महसूस करने का प्रयास करो। ऐसी दृष्टि अपनाओ कि कोई भी बात तुम्हारी नजर से ना छूट पाए। वह यहाँ यही कहना चाहते हैं। अगली पंक्ति देखिए, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि हमने अपनी परिस्थितियों को समझने और जानने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि जब तक हम चीजों को अच्छे से समझेंगे नहीं, गहराई से जानेंगे नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसी भी बात के निष्कर्ष पर, किसी भी बात के फैसले पर नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ लेखक लिखते हैं, हमने अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक और गहराई से समझने का प्रयास किया है। बुद्धि का उपयोग करके हर बात का निष्कर्ष निकालने की यह प्रक्रिया काफी समय लेने वाली होती है, कि हम किसी चीज के निर्णय पर पहुंचने में समय लगाते हैं, इसमें हमें समय लगता है। मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। इन दोनों को आपको मिलान करना है वाक्य के साथ अर्थ। सबसे पहला वाक्य देखिए, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। इसका अर्थ क्या होता है कि कुछ समय पश्चात उनके पिताजी का देहांत हो गया। स्तंभ 2 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन को आप सेकंड ऑप्शन के साथ मिलाएंगे। दूसरा वाक्य, हम कभी भी कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। इसे आप नंबर 5 के साथ मिलाएंगे। हम चाहे जहां भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, अर्थात भूखे तो नहीं रहेंगे। स्तंभ 1 नंबर 3, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा, संदेह की दृष्टि से, अविश्वास की दृष्टि से। फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड को फर्स्ट से मिलाएंगे, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। नंबर 4, बचपन में ही हमें ऐसी आदतें पड़ गई हैं कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, अर्थात हम बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं। तो नंबर 4 का नंबर 4 ही ठीक है। बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। नंबर 5, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, लोग बहुत हैरान थे। फिफ्थ का थर्ड ठीक है, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। इस प्रकार हमने मिलान किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच विचार के लिए। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ही कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। लोक कथा को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहला प्रश्न, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देख के उसके विषय में कैसे बता दिया। आप सभी को पता है कि तीनों भाइयों ने ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया, चीजें देखी, उसके बाद बताया। क्या क्या देखा वो देखते हैं। धूल पर दिखाई देने वाले ऊंट के पैरों के निशान, कि ऊंट के पैरों के निशान कैसे हैं, वो किस तरफ चल रहा है। सड़क के केवल एक और घास चरने पर उन्होंने यह समझ लिया कि ऊंट एक आंख से ही देख पा रहा है। और रास्ते में मिले महिला और बच्चे के पैरों के निशानों से उन्होंने यह समझा कि इस पर एक महिला और एक व्यक्ति और एक बच्चा सवार था। इस प्रकार तीनों भाइयों को पता चला कि ऊंट यहां से निकला है। प्रश्न 2 देखिए, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है। तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता। लोक कथा के आधार पर बताइए। देखिए तार्किक सोच क्या है। गहन अवलोकन, सोचना, आर्गुमेंट के थ्रू खुद को प्रूफ करना, सही सिद्ध करना। अवलोकन, निरीक्षण करना, चीजों को ध्यान से देखना। या सत्यवादिता, या सत्य के पथ पर चलना। यहां मेरे अनुसार तार्किक सोच और अवलोकन पर ध्यान दिया गया है।
इसको सबसे अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि पूरे में तेज बुद्धि और बुद्धिमानी की ही बात की गई है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? जब तीनों भाइयों ने अपनी बात राजा को समझाई और अपने तरीके समझाए और उनकी परीक्षा लेने पर वो सफल हो गए, तो उससे राजा को पता चल गया कि वह निर्दोष है। अब इस उत्तर को आप कैसे लिखेंगे? लोक कथा में राजा ने शुरुआत में तीनों भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। उसकी सोच इसलिए बदली क्योंकि भाइयों ने शांत मन से अपने अवलोकन और तर्क प्रस्तुत किए, अपनी बातें उन्हें बताई। राजा उनकी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और गहरी निरीक्षण क्षमता से प्रभावित हो गए थे। राजा बहुत इंप्रेस हो गए थे उसकी बातों से, उनकी बातों से कि उन्होंने कैसे ये सब जाना। उसे समझ आ गया था कि वे चोर नहीं बल्कि सत्य प्रिय और गहराई से सोचने वाले बुद्धिमान व्यक्ति है। इस तरह राजा का जो अनुभव था, राजा के जो विचार थे, राजा की जो सोच थी वो बदल गई। घ, चौथा पार्ट जो है इसका ध्यान से देखिए। ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? देखो बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में घिरा होता है तो उसके सोचने की, समझने की शक्ति कम हो जाती है। यही स्थिति ऊंट के स्वामी के साथ भी थी। उसके ऊंट खो जाने से, उसकी पत्नी और बच्चा गुम हो जाने से वह पहले से ही बहुत परेशान और घबराया हुआ था। इसीलिए उसने उन भाइयों की बात को ध्यान से नहीं सुना और जल्दी ही उन पर संदेह कर लिया। अगर आप होते तो क्या करते? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं यह सोचती कि उसने ऐसा क्यों कहा और उनसे धीरज रख के पूछती कि वास्तव में उन्होंने यह सब अपने विचार भाइयों ने प्रस्तुत क्यों किए, तो उससे ऊंट के स्वामी को भी सही मदद मिल जाती। अब देखिए आप इसका उत्तर लिखेंगे कैसे? ऊंट के मालिक ने भाइयों पर तुरंत संदेह किया क्योंकि वे बिना ऊंट को देखे ही उसके बारे में कई सही बातें बता रहे थे। जब किसी की कोई प्रिय वस्तु खो जाती है तो वह घबराहट में पूरी स्थिति समझे बिना ही किसी पर भी जल्दी संदेह कर लेता है। यही गलती ऊंट के स्वामी ने भी की। हमारी दृष्टि से उसे सीधा आरोप लगाने के बजाय शांत होकर भाइयों से पूछना चाहिए था कि वे ये सब कैसे जानते हैं, क्या उन्होंने ऊंट को देखा, क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं। यदि वह धैर्य और विश्वास के साथ बात करता तो संभव है कि वे भाई तुरंत उसकी सहायता करते और उसका ऊंट भी जल्दी मिल जाता, परंतु उसने शांति से कार्य नहीं लिया। वह पहले ही गुस्से में होकर भाइयों पर संदेह करने लगा। इससे हमें ये बात भी समझ आती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में बहुत गुस्सा नहीं होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। अगला प्रश्न, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या-क्या पता चलता है? आप सभी को पता है कि पिता ने अपने तीनों बेटों को दूसरे प्रकार का धन अर्थात बुद्धि, समझदारी, पैनी दृष्टि और व्यवहारिक ज्ञान इकट्ठा करने की सलाह दी थी क्योंकि वह जानते थे कि धन, दौलत, सोना, चांदी तो कभी भी खत्म हो सकते हैं, कभी भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक धन है, जो धन आपके साथ जीवन भर रहेगा, वह बुद्धि, समझदारी, पैनी दृष्टि ही है। इसीलिए पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह दी थी। इससे पिता के बारे में आपको क्या-क्या पता चलता है? इससे पिता के बारे में हमें पता चलता है कि वह दूरदर्शी और विवेकशील व्यक्ति थे, अर्थात उनमें बहुत विवेक था। वो जानते थे कि भविष्य में काम क्या आएगा, किसको मतलब क्या काम आएगा, क्या व्यर्थ की चीज है जो हमें इकट्ठी
नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता, तेज दृष्टि, पैनी दृष्टि लेने की सलाह दी। ठीक है, तो अब इसका उत्तर आप लिखेंगे कैसे? ध्यान से समझिए। पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन यानी बुद्धि, समझदारी, पैनी दृष्टि और व्यवहारिक ज्ञान इकट्ठा करने की सलाह दी। उनका मानना था कि असली संपत्ति यही बुद्धिमानी है। यही वह धन है जिसे संचित करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता से जीवन की हर परिस्थिति का समझदारी से सामना किया जा सकता है। इससे पिता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वे दूरदर्शी और विवेकशील थे। दूरदर्शी होता है दूर की सोचने वाले, दूर की दृष्टि रखने वाले, दूरदृष्टि, दूरदर्शी, और विवेकशील जो बहुत समझदारी से कोई भी निर्णय लेते हैं, विवेक को धारण करने वाले, विवेकशील, धैर्य रखने वाले। वे जानते थे कि बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका उद्देश्य अपने बेटों में सही सोच, तर्कपूर्ण निर्णय और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना था। अगला प्रश्न, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या-क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या निष्कर्ष निकालेंगे? कि राजा बहुत ही समझदार था। उसने परीक्षा लेने की शैली कुछ इस प्रकार अपनाई कि वह तीनों भाइयों को देख सके कि वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। और हाँ, राजा बहुत न्यायप्रिय, धैर्यवान और विवेकशील था। उसने बिना सोचे समझे भाइयों को दंड नहीं दिया। आरोप सुनने के बाद भी उसने सही जांच पड़ताल की, ध्यान से समझा, सत्य को जाना, उसी के बाद किसी निर्णय पर पहुंचे। तो राजा के व्यक्तित्व के बारे में हमें बहुत सारी बातें इससे पता चलती है। राजा की परीक्षा लेने की शैली से यह समझा जा सकता है कि वह न्यायप्रिय, धैर्यवान और विवेकशील था। उसने बिना पूरा सच जाने तुरंत भाइयों को दंड नहीं दिया। आरोप सुनने के बाद उसने स्वयं जांच पड़ताल करने और सत्य की पुष्टि करने का निर्णय लिया। तीनों भाइयों की बुद्धिमानी और ईमानदारी को परखने की उसकी कोशिश उसके व्यवहारिक और विचारशील स्वभाव को दर्शाती है। तो हमें पता चलता है कि राजा बहुत न्यायप्रिय है, धैर्यवान है और विवेकशील है, और समझदारी से प्रत्येक समस्या का समाधान निकालता है। अगला प्रश्न, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? देखिए, ये लोक कथा आपने पढ़ी, तीन भाइयों के बारे में आपने पढ़ा। आपकी कौन सी विशेषता, इनकी कौन सी विशेषता आपको बहुत अच्छी लगी, जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? ठीक है, और क्यों अपनाना चाहेंगे? तो देखिए क्या उत्तर हो सकता है इसका। सबसे पहली बात कि मुझे इनकी जो विशेषता अच्छी लगी, इनकी अवलोकन क्षमता और तार्किक सोच, सूक्ष्म निरीक्षण करने की क्षमता मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, जिसे हमने अवलोकन क्षमता कहा है। और तार्किक सोच, पैनी दृष्टि, चीजों को निरीक्षण करने का तरीका, सोचने का तरीका, बुद्धिमानी, यह इनके चरित्र की मुख्य विशेषता है, जिसे मैं अपनाना चाहूंगा। और क्यों? क्योंकि जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें अवलोकन क्षमता और तार्किक शक्ति की, तार्किक सोच की जरूरत होती है। उत्तर, हम इस लोक कथा के भाइयों की सूक्ष्म अवलोकन क्षमता और तार्किक सोच को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म अवलोकन हमें यह समझने में मदद करता है कि बड़ी जानकारी अक्सर छोटे छोटे संकेतों में छिपी होती है, बस उन्हें ध्यान से देखना होता है। तार्किक सोच हमें भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझबूझ के साथ निर्णय लेना सिखाती है, जो किसी भी समस्या या परिस्थिति में बेहद उपयोगी होती है। तो इसीलिए हमें तार्किक सोच का विकास करना चाहिए। इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा की। अगली वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।